Hello friends, welcome you all. Today we are going to start with the module number C. ये डील करता है फाइनल अकाउंट्स को. ऑलरेडी JIB का जो सेकेंड पेपर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, उसका मॉड्यूल A एंड मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है. आज हम लोग शुरू करेंगे मॉड्यूल C को. मॉड्यूल C में सबसे पहला है बैलेंस शीट इक्वेशन. सो चैप्टर नंबर 13 बैलेंस शीट इक्वेशन आज हम देखेंगे. इसमें हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में क्या होता है, कैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं और किसी भी कंपनी का या इंडिविजुअल का या किसी भी अदर इंटिटीज़ के बैलेंस शीट कैसे तैयार किए जाते हैं, असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, इस सब के बारे में जानेंगे. सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है कि असेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी. तो बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, या किसी भी बिजनेस पर्सन या अदर इंटिटी के फाइनेंशियल एक्टिविटी को एक फॉर्मल रिकॉर्ड होता है जो यह दर्शाता है कि उस बिजनेस का असेट्स कितना है और उस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है. जैसे कि असेट्स, लाइबिलिटीज़, शेयर होल्डिंग फंड या ओनर्स का फंड होता है जिसे हम कैपिटल बोलते हैं. तो इसे बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो कंपनीज के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाना होता है, जिसके बेसिस पर उसके यूजर अपना इकोनॉमिक डिसीजन ले पाए. यूज़र मतलब जैसे कि इन्वेस्टर है तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है. अदरवाइज़ अदर यूज़र हैं जैसे कि अपना गवर्नमेंट्स हो गए, जैसे सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, बहुत सारे कंपनीज़ के यूज़र होते हैं. तो उसका इकोनॉमिक डिसीजन जो है बैलेंस शीट को देख के ही लेते हैं. तो ये एक सर्टेन डेट पर बनाया जाता है. जैसे कि आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा होगा कि वो ईयर एंड में बनाया जाता है, बट बैलेंस शीट में आपने देखा होगा कि एज एट डेट लिखा रहता है कि बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर XYZ एज एट दिस डेट. तो ये एक सर्टेन डेट पे बनाया जाता है. अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि बैलेंस शीट रियल और पर्सनल अकाउंट से बनता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट को हम लोग ट्रेडिंग एंड पर्सनल अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज कर देते हैं. सो यहाँ पे हम लोग पर्सनल एंड रियल अकाउंट के सारे अकाउंट्स लेंगे और उसके डिटेल इसमें बैलेंस शीट में हम लोग इंटर करेंगे. तो बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट क्यों पड़ा, ये भी एक सोचने वाली बात है. बैलेंस का मतलब कि दोनों साइड बैलेंस होना. तो बैलेंस शीट क्योंकि इसके दोनों साइड बैलेंस होते हैं, इसका मतलब कि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी. राइट साइड में हम असेट लिखते हैं. अब सपोज ये बैलेंस शीट है तो इसके राइट साइड में हम असेट लिखते हैं और लेफ़्ट साइड में हम लोग लाइबिलिटी लिखते हैं. तो अकाउंटिंग की एक और प्राथमिक सच्चाई ये बताती है कि किसी भी बिजनेस का अपना कुछ नहीं होता, बल्कि जो कंपनीज के असेट हैं उस पर सिर्फ कंपनी का कंट्रोल होता है, क्योंकि उस असेट्स को परचेज़ करने के लिए पैसे भी तो किसी और से लिया है कंपनी ने. जैसे ओनर्स का फ़ंड ले लीजिए तो, या फिर लोन ले लीजिए, लोन फ्रॉम अदर्स या लोन फ्रॉम बैंक्स. तो जो भी ये सारे जो लाइबिलिटीज़ होते हैं ये क्लेम किया जा सकता है. ओनर अपनी फंड्स को क्लेम कर सकता है, बैंक्स अपना लोन मांग सकता है. तो इस केस में जब भी क्लेम करेगा तो जो भी असेट्स परचेज़ किया है वो असेट्स को बेच के ही उसको लोन को चुकाना होगा, उसकी लाइबिलिटीज़ को पूरा करना होगा. सो इसलिए कहा जाता है कि ये कंपनीज़ का अपना कुछ नहीं होता, बल्कि ये जो है असेट्स भी वो किसी और के फंड से ख़रीदते हैं. और इसे रिप्रेजेंट कौन करता है? इसे रिप्रेजेंट आप देख लीजिए यहाँ पे, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. अभी देखिए, हम लोग कोई CA की पढ़ाई या कोई कॉमर्स की पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग JIB के लिए कर रहे हैं. तो हम इस फॉर्मूला को अगर याद नहीं होता है तो इसको एक तरीके से याद रख लेते हैं कि असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. तो सबसे पहला तो ये देखिए, AC से याद रखिए, AC, और वॉल पे AC लगाते हैं तो बीच में वॉल, अपना वॉल का L ले लीजिए तो लाइबिलिटी. AC याद रखिए कि AC, ये AC हो गया, AC, और बीच में वॉल लगाते हैं तो असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल याद रखिए, ठीक है. और इसी को आप जैसे कि असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो गया. अगर आपको पूछा जाएगा कि लाइबिलिटी इक्वल टू, लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल, इधर सिर्फ एक फॉर्मूला याद रहेगा तो बाकी आप कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल, या कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी. तो कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है. सो यहाँ पे दिया है कि लाइबिलिटी कंसिस्ट ऑफ क्लेम ऑफ ओनर्स एंड क्लेम ऑफ आउटसाइडर. तो क्लेम ऑफ ओनर्स में जो ओनर्स ने अपना इनिशियल फंडिंग किया है या कुछ असेट्स खरीदने के लिए जो पैसे दिए हैं तो वो क्लेम ओनर का हो जाएगा. और आउटसाइडर का क्लेम में जैसे क्रेडिटर हो गए या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट है या सैलरीज़ है, तो वो भी क्लेम हो जाएगा. द क्लेम ऑफ द ओनर मीन्स द पेड अप कैपिटल प्लस
बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है कि क्लेम ऑफ ओनर क्या हो सकता है, पेड अप कैपिटल हो सकता है, जो कैपिटल उसने इन्फ्यूज किया, और रिजर्व और सरप्लस हो सकता है। द सम ऑफ कैपिटल एंड द, मतलब कि इसके पैसे से जो कमाई हुई सरप्लस अमाउंट है वो भी क्लेम ऑफ ओनर में आएगा। द सम ऑफ द कैपिटल एंड द बैलेंस ऑफ रिजर्व सरप्लस इज ऑल्सो कॉल्ड द नेटवर्थ। नेटवर्थ किसको बोलते हैं? नेटवर्थ जो है सम ऑफ कैपिटल एंड द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब अगर पूछा जाए कि नेटवर्थ क्या होता है तो नेटवर्थ इक्वल टू आपका हो जाएगा कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, आपका नेटवर्थ हो जाएगा। ठीक है। सो उसके बाद यह है, इसमें ये भी एक चीज़ दिया हुआ है कि आपका जो बिजनेस है और उसका जो ओनर है वो दोनों सेपरेट एंटिटी कहलाता है। सो हमने बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर जो चैप्टर नंबर 7 है इसी बुक का, उसमें हमने बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर में एक देखा था हमने कॉन्सेप्ट, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। आप अगर वो वीडियो को नहीं देखा होगा तो आपने चैप्टर 7 का वीडियो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सब कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन किया है। तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में ये बताता है कि प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस, और बिजनेस का प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटी होता है और दोनों डिफरेंट ओनर होता है। मतलब कि पैसा जो बिजनेस में लगाया ओनर ने वो एक अलग सेपरेट एंटिटी हो गया और बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी हो गया। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे ओनर के फ़ंड को बिजनेस का फ़ंड नहीं बोल सकते, वो सेपरेट फ़ंड हो जाता है, और वो फ़ंड जो है ओनर का फ़ंड वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट इक्वेशन को कैसे कंप्यूट किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। यहाँ पे मेंशन है असेट और कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देखिए जब भी बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट के केस में हम लोग सबसे पहले सपोज एक बैलेंस शीट है, एक बैलेंस शीट हम तैयार कर रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ XYZ, बैलेंस शीट ऑफ XYZ एज एट कोई भी डेट आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखेंगे कि ये बैलेंस शीट हो गया तो इसके राइट साइड में हम असेट्स लिखते हैं और लेफ़्ट साइड में हम लायबिलिटी लिखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि बैलेंस शीट के राइट साइड में असेट और लेफ़्ट साइड में अपना लायबिलिटीज़ आता है। तो एसेट में क्या क्या आएगा? कैश आ जाएगा आपका, कैश इन हैंड जो रहता है वो आ जाता है, प्लस बैंक बैलेंस आ जाता है, प्लस बिल रिसीवेबल। अभी इसके पहले वाला चैप्टर हमने किया जहाँ पे बिल रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हमने बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, डेटर, क्रेडिटर सब हमने देखा। तो बिल्स रिसीवेबल ऐसा रहता है बिल जहाँ से, जिस बिल से हमें पैसा रिसीव होने वाला है। और डेटर कौन होता है? डेटर मतलब जिसको हमने कर्ज दिया है और हमारे पास पैसा आने वाला है। स्टॉक इन ट्रेड, जैसे स्टॉक इन ट्रेड का मतलब हो जाता है, इसका मतलब कि ये करेंट एसेट के केस में आ जाता है। अब करेंट एसेट से देखिए, अभी एसेट कितने प्रकार के होते हैं? तो एसेट हो जाता है, एक तो फिक्स एसेट होता है, दूसरा करेंट एसेट होता है, और एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी आते हैं। तो फिक्स एसेट कौन सा होता है? फिक्स एसेट वो ऐसा एसेट होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए रहे, और करेंट असेट्स का मतलब कि 1 ईयर तक के लिए जिसका यूज हो। जैसे स्टॉक हमने देखा, इन्वेंट्रीज, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म का होता है। तो शॉर्ट टर्म वाला असेट जिसको हम लोग करेंट असेट भी बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म असेट जिसको हम लोग फिक्स असेट के नाम से जानते हैं। और तीसरा हो जाता है अपना इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि ये रिप्रेजेंट करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द परचेज ऑफ शेयर खरीदा कंपनी ने, या डिवेंचर किया, या ये बॉन्ड खरीदा, तो जिससे कि कंपनी कुछ इंटरेस्ट कमा सके, कुछ डिविडेंड अर्न कर सके, या कुछ अदर बेनिफिट्स कमा सके, तो फिर वो हो जाता है इन्वेस्टमेंट। तो अपना फिक्स एसेट के केस में 2 तरीके का होता है, एक तो अपना टेंजिबल होता है और एक इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, या बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें आती है। और इनटेंजिबल के केस में आपका आ जाता है ब्रांड हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट राइट या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनटेंजिबल में आ जाता है। तो आप क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख लीजिए कि असेट्स में कैश हो गया, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, ये सारी चीज़ें असेट्स में आ जाते हैं। और लायबिलिटी के साइड में आएगा कैपिटल, जो ओनर का इनिशियल फंडिंग होता है वो कैपिटल आता है। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस,
फिर ये देखिए कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस को हम लोग नेटवर्थ के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब कि जहाँ जहाँ से हमने लोन लिया हुआ है तो आप वो सबको आपको लोन चुकाना है तो वो सब आपके क्रेडिटर होगा। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल मतलब उधार में हमने सामान लिया है और उसके बदले ना बिल दिया गया है जिसके अमाउंट हमें पे करने हैं। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइबिलिटी में आती है। लाइबिलिटीज़ में भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब कि करंट लाइबिलिटी जिसको विद इन अ ईयर आपको पे कर देना है, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसको फिक्स लाइबिलिटी बोलते हैं जो आपका एक से ज़्यादा सालों तक आप पे कर सकते हैं। जैसे बैंक से कुछ लोन लिया है आपने बट उसका पेमेंट आप 10 साल बाद करना चाहते हैं, तो मॉर्गेज वगैरह है जैसे बड़ी लोन है जिसका पेमेंट आप विद इन 1 ईयर में नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आ जाता है। तो यहाँ पे अब बैलेंस शीट को समझने के लिए, बैलेंस शीट को अच्छे से जानने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मिस्टर आर है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद उनके बिजनेस में सबसे पहला एग्जांपल हम देखेंगे कि ही कमेंस हिज बिजनेस विथ 20,000 कैपिटल। तो 20,000 कैपिटल से उन्होंने बिजनेस को शुरू किया। तो असेट और लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि किसी भी बिजनेस का असेट इक्वल टू लाइबिलिटी होता है। असेट इक्वल टू लाइबिलिटी हमें दिखाना पड़ता है ताकि वो बैलेंस हो सके, बिजनेस बैलेंस हो सके। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर ही कमेंस द बिजनेस विथ 20,000, तो 20,000 कैपिटल, कैपिटल का मतलब कि ओनर का इनिशियल फंडिंग होता है, ओनर्स के फंड होते हैं। तो ओनर्स का इनिशियल फंडिंग नहीं बोलेंगे, जितनी बार वो कैपिटल इन्फ्यूज़ करेगा वो सबको कैपिटल ही कहा जाएगा। तो आर ने 20,000 रुपये कैपिटल दिया, तो 20,000 यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में आप डाल देंगे। सपोज ये आर का बैलेंस शीट है, यहाँ पे मिक्स हमने देखा था ऑलरेडी। इसमें अगर यहाँ पे XYZ के जगह हम लोग अगर आर डाल देते हैं, बैलेंस शीट ऑफ आर है, तो यहाँ पे आपका लाइबिलिटीज और असेट दिया हुआ है। तो आर का कैपिटल, स्टार्टिंग में कैपिटल हम यहाँ पे दे देंगे कि आर्स कैपिटल 20,000 रुपीज़। और फिर असेट में अभी देखिए ये कैपिटल इसमें बिजनेस में दिया, तो ये कैपिटल से हम कुछ परचेज़ करेंगे, असेट्स परचेज करेंगे, तो हमें असेट्स में भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा 20,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो भी अमाउंट आया वो एज ए कैश दिखाया जाएगा, कैश। तो कैश 20,000 हमारे पास आ गया। तो उसके बाद दिया है कि नेक्स्ट सम ये बोलता है कि द बिजनेस परचेज अ मशीनरी ऑफ 1,000। अगर 1,000 का मशीनरी खरीदा तो 20,000 जो कैश है उसी से 1,000 का मशीनरी खरीदा, तो 1,000 आप माइनस कर दीजिए, तो कैश आपके पास हो जाता है 19,000 और मशीनरी के सामने आप 1,000 डालेंगे कि 1,000 का मशीनरी परचेज़ किया। ये बहुत ही छोटा अमाउंट लिया है, लेकिन अगर बिजनेस होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होगी तो उसमें ये अमाउंट ज़्यादा रहेगा। तो उस हिसाब से सपोज आपने ये एग्जांपल के लिए दिया है कि मशीनरी आपने 1,000 का परचेज़ किया, तो आपके पास जो पैसे हैं उसी से परचेज़ करेंगे। तो 20,000 में से आप 1 माइनस कर देंगे 1,000, तो आपका ये हो जाएगा 1,000 मशीनरी और ये प्लस ऐड करेंगे तो आपका 20,000, फिर आपका ये बैलेंस हो जाएगा। देन थर्ड में क्या बोलता है कि गुड्स परचेज किया 2,000 का कैश से, यहाँ पे मेंशन है कि कैश से गुड्स परचेज किया, तो 2,000 का गुड्स परचेज किया। तो अभी जो असेट्स आपके पास है 17,000, उसमें से गुड्स परचेज किया, गुड्स 2,000 का परचेज किया, तो 2,000 यहाँ पे माइनस करेगा, तो ये टोटल हो जाएगा 17 और प्लस आपका मशीनरी 1,000 का था, गुड्स 2,000 का, तो ये टोटल 20 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये बोलता है कि बिजनेस परचेज गुड्स फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे ख़रीदा मतलब उधार पे ख़रीदा। उधार पे ख़रीदा तो क्रेडिटर लाइबिलिटी में 5,000 आपको ऐड करना होगा, मतलब आपने 5,000 का उधार ले लिया, उधार पे आपने गुड्स खरीदे, तो 5,000 आपका क्रेडिटर में दिखाएगा, तो ये टोटल 25 हो जाएगा। और ये साइड में आपको अलग से फिर गुड्स ऑन क्रेडिट नहीं लिखने की ज़रूरत है, आपने एक हेडिंग दिया है गुड्स, तो उसी के अंदर आपको प्लस और माइनस करना होगा कि अगर 5,000 का गुड्स खरीदा है तो ऑलरेडी 2,000 के गुड्स थे जो कैश पे है, बट ऑलरेडी 5,000 इसमें ऐड कर देंगे तो 7,000 का आपका गुड्स हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 25,000 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 5th नंबर सम में ये बोलता है कि सेल किया 5,000 का क्रेडिट पे, गुड्स 5,000 का क्रेडिट पे सेल किया और गुड्स का ओरिजिनल कॉस्ट 3,000, मतलब कुछ गुड्स बनाया कंपनी ने जो 3,000 उसका ओरिजिनल कॉस्ट है और उसको उसने 2,000 का प्रॉफिट कमा के 5,000 में उसको सेल किया, बट ये क्रेडिट पे दिया है, मतलब इसका डेटर हो जाएगा। तो डेटर को आप यहाँ पे 5,000 से असेट के साइड में, क्योंकि ये आपने किसी को दिया है तो वो पैसा आपके पास आने वाला है, ये आपका असेट हो जाता है।
इसलिए आप डेटर को यहाँ पे 5000 ऐड कर देंगे। और उसके बाद देखेंगे कि गुड्स जो है आपका टोटल कितना था, गुड्स ऑलरेडी 5000 प्लस 2000, यहाँ पे देखिए 5000 प्लस 2000 का गुड्स 7000 का गुड्स था। अब आप यहाँ पे 5th नंबर में गुड्स का ओरिजिनल कॉस्ट 3000 है, तो 3000 आप उसमें से माइनस कर देंगे टोटल गुड्स, और ये आपका आ जाएगा 4000, और 5000 जो आपने क्रेडिट में सेल किया है, डेटर को दिया है, उसका अमाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, अगर आपने सपोज कि गुड्स बनाया है आपने 3000 का और आपने उसको बेचा है 5000 पे, तो आप इन दोनों के बीच का प्रॉफिट कितना होगा, 2000 का प्रॉफिट होगा। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2000 का प्रॉफिट दिखाएंगे, और यहाँ पे डेटर को आपने 5000 दिया तो वो 5000 यहाँ पे अमाउंट करेंगे, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका इक्वल आ जाएगा। देन नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट सम ये बोलता है कि द बिजनेस पे 500 फॉर रेंट एंड 500 फॉर सैलरी। 500 रुपया रेंट पे करता है और 500 रुपये सैलरी पे करता है। तो जब भी रेंट या सैलरी पे होती है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1000। तो 1000 आप जो अपना रिजर्व एंड सरप्लस था, आपके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी, जो भी आपने कमाया था, उसी में से आप रेंट पे करेंगे। तो एक रेंट या जो भी ये रेंट या सैलरी, तो आपने 500 रुपये, ये 1000 रुपये आप इसमें से पे कर दिए, तो 1000 आपके पास बचा। और फिर उसके पास जो असेट है, असेट में से भी 1000 आपको माइनस करना होगा कि आपके पास से 1000 रुपीज़ जो है वो चला गया। सो देखिए, मशीनरी 1000 का हो गया, गुड्स आपका टोटल 4000 का हो गया, डेटर को आपने 5000 दिया है, क्रेडिट पे गुड्स पर सेल किया है, और यहाँ पे आप 1000 अपना रेंट और सैलरी का निकाल देते हैं। आपने कैश ही पे किया है, यही ध्यान में रखना है। अगर कुछ मेंशन नहीं है, रेंट और सैलरी तो आपको कैश या बैंक इसी से पे करना होगा, तो 1000 आपने पेमेंट कर दी। तो अब आप ऐड करेंगे तो फिर आपका बैलेंस शीट इक्वेशन बराबर हो जाएगा। सो ये बैलेंस शीट का कंक्लूजन यही बताता है कि यहाँ पे वेरियस ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में हुए हैं, लेकिन एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ डबल इफेक्ट। जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके डबल इफेक्ट हो रहे हैं। उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आपको असेट साइड में भी दिख रहा है और उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आपको लायबिलिटी साइड में भी दिख रहा है। तो दोनों साइड में इफेक्ट देखने के कारण ही ये बैलेंस हो पाता है। तो यहाँ पे दिया है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ डबल इफेक्ट विल ऑलवेज बी ट्रू। तो ये एक सच्चाई है कि हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होता है। रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग एन असेट विल बी अ करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन लायबिलिटी और कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आप लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे या तो आप असेट को रिड्यूस करेंगे, असेट को इंक्रीज करेंगे या लायबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, तो ये ड्यूअल इफेक्ट आपका आएगा। उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट सम अप में ये दिया है, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार ज़रूर करिएगा कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। इट मीन्स द अमाउंट विच इज ओनर ऑफ बिजनेस दैट इन्वेस्ट इन फॉर्म। जो कंपनी का ओनर होता है, फंड डालता है, उसको कैपिटल कहा जाता है। लायबिलिटी में भी दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी जिसको शॉर्ट टर्म को बोलते हैं। फिर असेट्स क्या होता है, अपना टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स, फिक्स असेट, करेंट असेट्स, ये होता है। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है कि इट मीन्स द अमाउंट विच एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इज रिसीव बाय द बिजनेस। बिजनेस ने कुछ पैसे रिसीव किए अपने बिजनेस में, उसको रेवेन्यू कहा जाता है। एक्सपेंसेस जो खर्चे किए वो हो गए, इनकम जो उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड से आ गया। डेटर और क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर जिससे लोन लिया है, डेटर जिसको लोन दिया है। तो ये सारे, अब इसके बाद हम लोग थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी रेजेज अ लोन ऑफ ₹20 लाख फ्रॉम बैंक, व्हाट इम्पैक्ट विल इट मेक। अगर 20 लाख का लोन ले लेता है कंपनी ने, तो इसमें बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। बिजनेस का असेट डिक्रीज हो जाएगा, नहीं डिक्रीज नहीं होगा। फिर लायबिलिटी विल इंक्रीज। अगर ये देखिए एक बैलेंस शीट है, अगर यहाँ पे अगर लोन ले लेता है, तो जब भी लोन लेता है तो वो लायबिलिटी के केस में आएगा, तो इसका लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस का। देन सेकेंड क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स द प्रोप्राइटर, ये ओनर ऑफ किसी कंपनी का है और इन्होंने अपना पर्सनल कंप्यूटर जो है वो कंपनी को दे दिया, बिजनेस को दे दिया, तो इसके केस में क्या होगा, इंक्रीज द असेट। तो देखिए कंप्यूटर असेट में आएगा, इसीलिए बिजनेस का असेट बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी ये तो नहीं होगा, रिड्यूस द कैपिटल ये भी नहीं होगा, असेट इंक्रीज हो जाएगा। जब भी फंडिंग करता है, कैश की बात होती है, तो उस केस में कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे असेट इन्होंने दिया कंपनी में, इसलिए इंक्रीज इन असेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कैपिटल इज़ ₹22,000, अगर कैपिटल आपका 22,000 रुपये है और असेट आर 43, असेट आपका 43,000 है,
देन लाइबिलिटी क्या होगा, तो अभी हमने देखा अपना फॉर्मूला क्या होता है, AC मैंने बोला था AC और बीच में वॉल आप मतलब कि L आपको लाइबिलिटी लेना है। तो इस हिसाब से आपको निकालना क्या है कि लाइबिलिटी निकालना है। तो लाइबिलिटी निकालना है तो आपको असेट माइनस कैपिटल करेंगे तो लाइबिलिटी आ जाएगा। तो असेट 43,000 है और 22,000 आपका कैपिटल है, तो L इक्वल टू 43,000 माइनस 22,000, तो ये आपका कितना आ जाएगा आंसर 21,000। ये आपका 21,000 आंसर आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ कंपनी परचेजेस रॉ मटेरियल वर्थ 25 lakhs। कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा 25 लाख का फ्रॉम अनदर कंपनी ऑन क्रेडिट पे खरीदा। हाउ विल दिस इफेक्ट द असेट और लाइबिलिटी, ये असेट या लाइबिलिटी किसको अफेक्ट करेगा। तो इसका देखिए यहाँ पे आंसर में असेट विल इंक्रीज, अगर रॉ मटेरियल खरीदा है तो स्टॉक वगैरह या इन्वेंट्रीज ये सारे उसके असेट में आते हैं, करेंट असेट में आ जाता है, तो असेट उसका इंक्रीज हो जाएगा। देन क्वेश्चन आता है इफ़ कैपिटल इज़ 25,000 एंड लाइबिलिटी इज़ 15,000 देन असेट क्या हो जाएगा। तो असेट इक्वल टू आपको पता है कि लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो आपका 25,000 प्लस 15,000 आप ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग 14 नंबर चैप्टर करेंगे मॉड्यूल C का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।